हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एनालिसिस मॉक टेस्ट। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो उसको एनालिसिस कैसे करें और उसको एनालाइज कैसे करें। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना सक्सेसफुल हो पाना बहुत ही कम परसेंटेज है। मतलब मॉक टेस्ट इज नेसेसिटी टू क्लियर एनी एग्जाम। तो अब क्या है कि इसको एनालिसिस कैसे करें। अब स्टार्टिंग में मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको ये नहीं करना है कि हर मॉक के लिए आप ये कर रहे हो। ये कि स्टार्टिंग में आप 5 से 7 मॉक्स दो, उनके लिए आपको ये इतना डिटेल में करना है। इसके बाद ये हो जाएगा कि आपका फ्लो बन जाएगा और फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख के ही अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच सकते हो कि इनमें से आप मतलब ये क्या होना था और क्या नहीं होना था। तो जैसे हम देख लेते हैं कि आप पहले एक टेबल बनाइए। आपके मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। टेबल में इस तरह से 1 2 3 4 करके 100 क्वेश्चन तक लिखिए। उसके बाद आप यहाँ टॉपिक नोट करिए। जैसे मैथ्स का है तो सिंपल इंटरेस्ट का है या अलजेब्रा का है, ज्योमेट्री का है, ज्योग्राफी का मतलब जीके में है तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। रीजनिंग में है तो किस टाइप का है, पजल है, स्लॉग्स है या नंबर सीरीज है। तो यहाँ आप टॉपिक नोट करिए। फिर उसका लेवल देखिए कि वो क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल का था या टफ लेवल का या मॉडरेट। अब ये लेवल आपको कैसे पता चलेगा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप कैसे बताओगे कि ये इजी लेवल है। कि मतलब इजी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको टफ लगेगा। तो लेवल आप डिसाइड करोगे कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। अब जैसे आप टेक्स्ट बुक दोगे तो उसमें हर क्वेश्चन के ऊपर ये डेटा गिवन होता है, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है। या आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इतने लोगों ने इसको करेक्टली ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। तो इफ दैट नंबर इज अबाउ 40 और 45% या अबाउ 50, मतलब अराउंड 40 to 50% की रेंज से ऊपर वो है तो दैट क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल। सिमिलरली अगर वो 20% टू या 15 टू 40 45 की रेंज में है तो दैट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ये आप डिपेंडिंग है कि आप कहाँ कंपटीशन में स्टैंड करते हो, उस हिसाब से ये परसेंटेज 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर वो 10 12 15% से नीचे लोगों ने उसको करेक्टली सॉल्व किया है तो वो टफ क्वेश्चन है। तो ये आपको एक मतलब रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं कि आप किस हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे वो इजी है, मॉडरेट है, टफ है। अब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और किसी क्वेश्चन में 25% लोगों ने ही सॉल्व किया और फिर भी आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो ये इट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट ये एक रफ एस्टिमेट दे दिया मैंने कि अगर 40 45% से ऊपर लोग उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो एक इजी क्वेश्चन है। और सिमिलरली आपके अगर 15 to 45 की रेंज में है या बिलो 15 है, 10 12% है या उससे भी बिलो है तो वो टफ क्वेश्चन है। अब ये आपने सॉल्व किया या नहीं किया वो नोट करो पहले कि यस आपने करेक्टली सॉल्व किया, नो आपने सॉल्व ही नहीं किया, और यस आपने सॉल्व तो किया बट वो इनकरेक्ट है। तो इस तरह से इस कॉलम में आपको बस ये लिखना है। फिर आपको उसमें अपना टाइम, अब एग्जैक्ट टाइम नोट करने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है बट आप स्टार्टिंग में करना चाहे तो कर सकते हैं कि यहाँ आपने इस क्वेश्चन में 2 मिनट दिए या 1 मिनट दिया, जो भी ये टाइम भी आपका मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के ऊपर मेंशन होता है। और फिर आप उसको कंपेयर करो कि एवरेज लोगों ने उस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया। अब ये मॉक टेस्ट में जो होता है वो ये होता है कि उसमें एवरेज लोगों ने इतना टाइम दिया है। कि सपोज एक क्वेश्चन है तो बहुत सी बार होता है क्वेश्चन टफ होता है, लोग स्किप कर देते हैं तो वो जो टाइम है एवरेज टाइम वो कम हो जाएगा, वो 30 सेकेंड है, फिर भले वो क्वेश्चन टफ हो। तो आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा इस कंपेयर जब कर रहे हो तो इस हिसाब से करना कि अगर जैसे 5% लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें टाइम 30 सेकेंड आ रहा है एवरेज, और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपको 1 मिनट लगा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक टफ क्वेश्चन था जो आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट में आपने उसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपको टाइम कंपेयर करना है कि हाँ एवरेज है, अगर 5% लोगों ने सॉल्व किया और 30 सेकेंड है, आपका 1 मिनट 30 सेकेंड है, फिर भी आप उसको मानो कि हाँ आई एम इन गुड कैटेगरी, 1 मिनट में आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपको अपना टाइम कंपैरिजन बनाना है। अब कोई क्वेश्चन है जो 50% लोगों ने सॉल्व किया, एवरेज टाइम में उसमें अराउंड 1 मिनट, और आपने उसको सॉल्व करने में 1 मिनट 30 सेकेंड लगाए तो वो बहुत ही पुअर है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को टाइम कंपेयर
एक तो है कि टाइम आपने कितना दिया इसमें, ठीक है आप एग्जैक्ट नहीं लिखो तो मतलब 30 सेकंड या 45 सेकंड अपना बेस मान लो, लेस देन 45, अराउंड 45 और मोर देन 1 मिनट, इस टाइप से एक वो ब्रैकेट में डाल दो कि 0 to 30 सेकंड को हमने लेवल 1 में डाल दिया, 30 to 60 को लेवल 2 में डाल दिया, और इस तरह 60+ को हमने लेवल 3 में। तो आप 1 2 3 हिसाब से इसमें अपना टाइम नोट कर लो। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिमार्क। तो रिमार्क्स जो है वो आपको ये बताएंगे कि आपका वो टॉपिक या पर्टिकुलर उस टॉपिक की क्वेश्चन कैसा है। तो अब रिमार्क्स आपको कैसे लिखना है, तो रिमार्क्स जैसे ये है कि आई कुड हैव सॉल्व्ड इफ टाइम परमिटेड, कि कोई क्वेश्चन है वो आपका हुआ नहीं, आपने उसमें 1 मिनट दिया वो नहीं हुआ, आपको एक तो मॉक देने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और जो आपने गलत किए, रॉन्ग, इनको वापस सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो एक तो आपको लिखना है कि अगर टाइम होता तो मैं सॉल्व कर लेता, आपने 1 मिनट दिया वापस आपने सॉल्व किया, आपने 2 3 मिनट में उसको सॉल्व कर लिया। दूसरा जो आपके गलत हुआ है वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हुआ है। तीसरा जो है वो आपका रिमार्क जैसे हो सकता है कि रॉन्ग अप्रोच, क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से अप्रोच करना था, आप उसमें कुछ और ही कैलकुलेट करने में लग गए और आपने टाइम वेस्ट कर दिया। चौथा है कि इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड था, मैंने इसको सॉल्व किया 2 मिनट में, इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड था उससे 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। जैसा आज मैंने टेलीग्राम पे भी एक वो वीडियो डाला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें 2 3 मेथड्स बताए थे। तो आप बेसिक से जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में 2 मिनट भी लग सकता है, और वहीं आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो 30 सेकंड में भी हो सकता है। तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट मेथड था। फिर जैसे ये सिली मिस्टेक में आप स्टक इन कैलकुलेशन, कहीं कैलकुलेशन में फंस गए, टाइम वेस्ट हो गया और आपका टाइम ज़्यादा, टाइम मिसमैनेजमेंट, मतलब ये है कि आपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया, आपने 90 क्वेश्चन तक ही आप पढ़ पाए, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, और हो सकता है वो 10 क्वेश्चन में से 6 बहुत ही ईजी हो, तो ये आपका टाइम का मिसमैनेजमेंट हो गया। या कोई बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है जो ना आता था आपको, ना कभी पढ़ा था, तो इस टाइप से उसमें हर क्वेश्चन के आगे एक रिमार्क डालो। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ है करना, कि स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग भी है, हो सकता है आपने जितना आपका मॉक टेस्ट है उससे ज़्यादा टाइम आपको उसका एनालिसिस करने में निकल जाए, बट ये आपको 4 5 या मैक्स टू मैक्स 7 या 8 मॉक टेस्ट तक करना है। इसके बाद ये इतना नहीं करना, उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और अपने आप आपके दिमाग में एक समरी टाइप बनती जाएगी। फिर एक टेस्ट के बाद उसमें नीचे कंक्लूजन लिखो। अगर मैं इस टेस्ट को वापस देता तो मैं इसमें XYZ थिंग्स डिफरेंटली करता, मतलब हो सकता है मैं ये वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करता, ये सेक्शन बाद में करता, या ये क्वेश्चंस को इसमें इतना टाइम देके इसको छोड़ देता, या मैथ्स के क्वेश्चंस जल्दी स्किप करता, जीके के क्वेश्चंस में स्किप कर देता जो मेरे को नहीं आ रहे थे। या जैसे रिमार्क्स में एक और चीज जो आप लिख सकते हो है कि किसी क्वेश्चन में अगर आपने ऑल्टरनेट, मतलब 2 ऑप्शन है, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे, उनमें से आपने किस अपने इंट्यूशन बेसिस पे कोई सही लगाया, तो वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी आप रिमार्क में लिखो। वो सही हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ये आता था, आपको ये मालूम है कि ये 2 में मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने ये लगाया, तो ये तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका इंट्यूशन कितना वर्क कर रहा है। ये स्पेशली जीके में काम आता है। तो ये चीजें आप फाइनली एक कंक्लूजन लिखो उसमें कि मैं ये चीज इसमें डिफरेंटली करता है कि पहले ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करता है, या एक बार मैं सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चंस को गो थ्रू होता, फिर वापस आता और फिर मॉडरेट क्वेश्चन, या जो भी आप उससे अपना फाइनल एक क्या बोलते हैं कि समरी निकाल पा रहे हो उसको लिखो। अब इससे होगा ये कि आप 4 5 मॉक या 7 8 मॉक तक ये लगातार करोगे, तो एक तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप क्वेश्चंस कर भी रहे हो सारे, या मोर देन 90%, और वो आप विद इन टाइम, मतलब एवरेज टाइम के अराउंड वो क्वेश्चंस कर ले रहे हो। तो उससे आपको ये पता चलेगा एक तो कौन से टॉपिक्स है जो आपको वापस से पूरे पढ़ना है। हो सकता है आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली लेकिन आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, आपको सब नया लग रहा है, क्वेश्चन भी नया लग रहा है कि यार ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ट्रिग्नो में। तो मतलब ये अगर रिपीटेडली हो रहा है, 10 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नो के आए और उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन में ऐसी चीज हो रही है, तो आपको टॉपिक को वापस थॉरोली पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है जो प्रैक्टिस की जिसमें जरूरत है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने किया, क्वेश्चन है वो सॉल्व तो हो गया, या आपको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, पर आप एग्जैक्टली उसको कर नहीं पा रहे, एग्जैक्ट उसके स्टेप्स नहीं पता कर पा रहे और कहीं ना कहीं उसमें अटक जा रहे हो। तो इसमें यह है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ तो है, वो कैसे उसको अप्रोच करना है वो पता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की वजह, कमी की वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, या सॉल्व किया तो उसमें बहुत ही एक्सेसिव आपको टाइम लग गया। तो ये 2 3 चीजें आप 5 6 मॉक दोगे, एक मॉक से ये नहीं होगा। एक मॉक से हो सकता है कि कोई टॉपिक के इजी क्वेश्चन आ गए तो वो आपको लगे स्ट्रांग है,
या 5-6 कंटिन्यू मॉक दोगे तो फिर ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई होगी। जब ये 5-6 मॉक के बाद चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई तो जो आपके वीक टॉपिक्स है उस पर वर्क करो। जिन टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहे उनको वापस बेसिक से जीरो से पढ़ो। मतलब उसमें ठीक है कोई बिल्कुल बेसिक पोर्शन है जो आपने पढ़ रखा है उसको स्किप करो, लेकिन उसको वापस थोरोली पढ़ो। सिमिलरली जो टॉपिक है जहाँ आपने पढ़ रखा है और लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो वहाँ उसके पीडीएफ लेके बैठो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब क्या चीज़ें जो आपको मॉक करने के बाद ही आपने एनालिसिस भी कर लिया, इसके बाद क्या करना है? तो जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में कोई नया कॉन्सेप्ट दिखा तो उसको नोट कर लो। अपनी एक नोटबुक बनाओ जिसमें एक ही नोटबुक में भले अलग अलग सेक्शन बना लो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का। तो कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको नोट डाउन करो। फिर आपने कोई अल्टरनेट मेथड सीखा, जैसे आप टेक्स्ट बुक के या किसी और के मॉक दोगे तो नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो हो सकता है आप किसी एक मेथड से कर रहे हो, नीचे कोई दूसरा मेथड है जो शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है उसको, या आपने कहीं यूट्यूब से सीखा उस टाइप का, आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, या गूगल पे सर्च किया और आपको एक अल्टरनेट मेथड मिला तो उस चीज़ को नोट डाउन करो। और जो आपको टफ क्वेश्चंस लगे या जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस लगे उन क्वेश्चंस को भी एज इट इज नोट करो, या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो या उनको एक नोटबुक में नोट कर लो कि ये क्वेश्चंस वापस आप जब प्रैक्टिस करो कभी फ्री टाइम में या कभी मैथ्स के आप पढ़ रहे हो तो वापस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इनको वापस एक बार या 2 बार तो एटलीस्ट वापस इनको सॉल्व करो। तो जो टफ क्वेश्चंस लगे उनको डेफिनेटली नोट करो, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी स्पीड इंक्रीज करने में, क्योंकि टफ क्वेश्चंस वो है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए और ये आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तो एग्जाम में सिमिलर अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप वहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पता है आपने उसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर रखा है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, आधी बार तो आप उस क्वेश्चन में स्टेप्स ही स्किप कर दोगे, इतना आपके वो टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी तरह रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नोट करने का नहीं है। रीजनिंग में या तो कोई बिल्कुल ही न्यू टाइप, जैसे आपने कभी कैलेंडर पढ़ा ही नहीं और एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, टाइम से क्लॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, न्यू टाइप आ गया, उसको आप नोट कर लो। या कोई पर्टिकुलर आपने टाइप पढ़ रखा है, जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन का आपने टाइप पढ़ रखा है, या सिलॉग्स का कोई नया टाइप आ गया कि अरे ये तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, सिलॉग से क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, लेकिन इसमें कुछ एक नई टाइप से या नए पैटर्न से, टाइप तो खैर आपका नया वो हो गया, नए पैटर्न से इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इन 2 चीज़ों को मेन आप नोट करो। बाकी रीजनिंग में एज इट इज ज़्यादा कुछ वो नोट करने का नहीं है, बस आपको देखना है कि आप क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। नंबर सीरीज है, उसका कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया उसको नोट करो। अब नंबर सीरीज और इसमें ये होता है कि बहुत सी बार कोई ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाता है या कोई बहुत ही ऑब्सक्योर टाइप क्वेश्चन है जिसमें मतलब रूट या उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस टाइप से बहुत कर रखा है, तो उसको देख के आइडेंटिफाई करो कि यार ये तो ऑब्सक्योर टाइप का है। वो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ परसेंटेज जैसे 5% लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया या 10%, तो फिर उसको छोड़ दो, वो उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट जो एक है जिसको एक डिसेंट अमाउंट 20-25% ने सॉल्व किया है और आपसे नहीं हुआ, तो वो पैटर्न को आप जरूर नोट डाउन करो। तीसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे ग्रामर के रूल्स या एक्टिव पैसिव के रूल्स या इनडायरेक्ट डायरेक्ट के रूल्स, ये कोई नए रूल्स आपको पता चलता है तो उनको अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करो। और इसी तरह कोई नई वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, या मैं तो मतलब इन चीज़ों के लिए आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करो। एंकीड्रॉइड करके या कोई भी अदर ऐप है जिसमें आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। तो इससे ये होगा कि मॉक देने के बाद ये होगा कि आपके ओवरऑल 10 से 12 ये ऐसे आपके इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकल के आएंगे। तो 10-12 नोट करने में आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे इनके फ्लैश कार्ड बनाने में। बट ये आप पाइल अप कर लेते हो, बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक साथ बनाने बैठोगे तो आपको मन भी नहीं करेगा और आप कभी उसको बना भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ जैसे ही आप मॉक दो उसको फ्लैश कार्ड में उसको ये वोकैब वगैरह को फीड कर दो। जीके में आपको कोई नया फैक्ट पता चला या कोई नई नॉलेज ही पता चली किसी से रिलेटेड तो उसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो सही है वो तो उसके बारे में आपने जान लिया, कर लिया, लेकिन जीके है, इंग्लिश है, इसमें जैसे वोकैब है, जीके में बाकी सारे, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या थे उनके बारे में भी देखो। इससे आपका एक ओवरऑल ब्रॉड नॉलेज डेवलप होता है। तो ये बाकी जो है मैथ्स और रीजनिंग में इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उसमें तो एक ही सही है, बाकी 4 देखने का मतलब नहीं है। बट इंग्लिश और जीके में ये वोकैब में जैसे आगे एक वोकैब है तो बाकी 3 ऑप्शन का भी मतलब देखो कि हाँ इनका क्या मतलब है, उनमें से कोई वर्ड नया लगा जो पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। तो ये चीज उसमें लुक फॉर अदर ऑप्शंस, मतलब जीके और इंग्लिश में आपको स्पेशली दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी देखना है। अब हमारा एंड गोल क्या है मॉक टेस्ट से?
हमारा एंड गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को मार्क्स बढ़ाना है। आप कभी ये मत देखो कि मेरे मार्क्स पिछले में 130 थे तो अगले में 135 आना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल बढ़ाना है कि आपको पिछले में अगर आपका 90 परसेंटाइल था तो नेक्स्ट मॉक में आपको 95 परसेंटाइल होना चाहिए। मतलब इसको आप अचीव करें, इसके लिए एम करें। उसके बाद 96 97 फाइनल जो हमारा गोल है वो है कि हम कॉन्स्टेंटली 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स में 99 प्लस परसेंटाइल लाएं। ये हमारा फाइनल गोल होना चाहिए। कभी हमारा ये स्कोर को लेके गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉक हार्ड आ गया, स्कोर कम हो गया तो उसको लेके डिमोटिवेट होने का या कोई सेंस नहीं बनता। तो जो गोल है वो सिर्फ परसेंटाइल डिसाइड करता है। तो ये बेसिक मैंने बताया कि मॉक को किस तरह एनालिसिस करना है। आप मॉक दो, उसको एनालिसिस करो और तभी आप मतलब ग्रो कर पाओगे, या ये बोलो कि एक राइट डायरेक्शन में जा पाओगे अपने प्रिपरेशन को लेके। ऑलराइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।